हुआ है क्या? है सर। ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो किस बात की गुड इवनिंग सर? इकोनॉमिक्स क्लास है, आज बुधवार है, वेडनेसडे है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग हर बुधवार वेडनेसडे को इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आज थोड़ा धीरे बात करूंगा, पता नहीं सर, ये वेदर चेंज में थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम कहाँ से। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं सर, ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं लास्ट वीक, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब लास्ट वीक मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, एक केस स्टडीज पढ़ाया था, याद है आप लोग? किसी को भी याद है? मतलब प्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझने के लिए हम लोगों ने सर एक रियल सिचुएशंस केस स्टडीज का सहारा लिया था। किसी को भी याद है? शिवास, नयनी, असीमा, एनीवन रिमेम्बर कर रहे हो सर? क्या डिस्कशंस किए थे प्रोडक्शन ये को दो सब्जी समझने के याद लिए? याद नहीं है? अरे वाह, फिर केस स्टडीज कराने का क्या फायदा। सर लिथियम इंडस्ट्री के बारे में बात हुआ था, याद है क्या? हाँ सर, हाँ हाँ। इतना कहाँ कमजोर याद मिला है? है, इतना कमजोर याददाश्त करने से चलेगा सर? याद करना चाहिए ना कि हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो प्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखो सर, लोग बार बार मैं बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स में एक होता है बेसिक्स, मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल। सेकेंड थिंग होता है मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ढांचा है, ढांचा मतलब बेस है, उसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं सर? सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स का बेस समझना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के बेस के अंदर क्या क्या आता है सर? बेस में आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हो। अगर किसी का इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का नॉलेज आधा अधूरा है या फिर नहीं हुआ है क्लास, या तो लाइव क्लास मिस हो चुका है, तो बैकअप लो सर और इकोनॉमिक्स का बेसिक को कवर करो। फिर आता है सर डिमांड एंड सप्लाई का एरिया, जो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, मतलब जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में क्या सीखा जाता है? इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्यों वेलफेयर साइंस माना जाता है, इकोनॉमिक्स को आर्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, साइंस के साथ कंपेयर किया जाता है, कॉमर्स के साथ कंपेयर किया जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है देश का, समाज का, एक देश चलाने के लिए क्या जरूरी है, समाज चलाने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड फ्यूचर प्रोविजंस क्या है इकोनॉमी को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लास्ट दिन प्रोडक्शन में बात कर रहे थे, डिमांड सप्लाई भी मैंने डिटेल्स में कवर अप किया। इसमें डिमांड क्या है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, उसको भी मैंने कवर किया डिटेल्स, इवन विथ ग्राफ एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। ठीक है सर, समझ गए? याद आ रहा है? भूल गए तो रिवाइज करो, ग्राफ को भी प्रैक्टिस करो, नहीं तो सर मुश्किल हो जाएगा। सर मुश्किल क्यों? एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, तो सर आज क्या बोलूं सर, मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो वही मैं प्रोडक्शन में ही बात करूंगा और फिर धीरे धीरे कॉस्ट की तरफ बढ़ूंगा। लास्ट वीक मैंने प्रोडक्शन को बात किया था और मैं धीरे धीरे कॉस्ट की तरफ बढ़ूंगा। तो रही बात सर प्रोडक्शन में क्या बात करना है, सर ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ वाइटल बातें मैं आपके साथ किया था सर। क्या बात किया था मैं आपको याद दिलाता हूँ सर। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में मैंने क्या बात किया था सर? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल से ही मैं आपको बता देता हूँ। कैप्सूल से क्या है ना, शॉर्ट में मुझे मिल जाता है। तो मैंने आप लोगों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो बताया था। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ बना लो, कुछ भी बना लो, जैसे लिथियम का एग्जाम्पल लिए थे लास्ट वीक। तो लिथियम बनाना था तो लिथियम से क्या बनता है सर? बैटरी बनता है। तो अगर बैटरी बन जाता है और जो करंट डेट में जो बैटरी सिस्टम चलता है उससे भी बेहतर और पावरफुल बैटरी विद लो कॉस्ट लिथियम बना सकता है, जिसका माइन इंडिया में जम्मू कश्मीर में मिला है, ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो दुनिया में कुछ भी बना लो सर, विदाउट फोर फैक्टर
कुछ भी संभव नहीं है। जो बनाना चाहते हो एक ह्यूमन बीइंग, देश के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, जो कुछ भी बनाना चाहता है। जैसे आज के डेट में देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आज के डेट में किसी को भी पूछो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक जवाब मिलेगा आपको। क्या रे, क्या प्रॉब्लम है? अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी? नौकरी नहीं है। हाँ, सर पॉवर्टी प्रॉब्लम हम लोग पहले से काफी बेहतर कर चुके हैं। आज के डेट में इंडिया में लोगों को खाना नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम से हम लोग थोड़ा बाहर आ चुके हैं। पॉवर्टी के प्रॉब्लम से काफी बेहतर कर चुके हैं। इंडिया के पास अभी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इवन इंडिया तो आज के डेट पे सर इतना अच्छा कर लिया कि भारत के पास इतना फूड रिजर्व है कि अगला 5 साल तक भारत को खाना खिलाने का दम है भारत सरकार का। अगर कुछ भी ना किया जाए तो भी, मतलब इतना दम है भारत के पास। मतलब फूड सिक्योरिटी, मतलब गरीबी या फिर खाना नहीं मिल रहा है, हाँ, अपुष्टि, ये सब प्रॉब्लम से हम लोग काफी बेहतर हुए हैं, काफी। मतलब अगर 90s का बात करूं, 1990 के समय में, 1900 इवन अर्ली 2000 में जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम से हम लोग काफी काफी हद तक डेवलप किए, काफी। मतलब जो सच में, मतलब क्रेडिट देने वाला बात है। मतलब एकदम इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से डेवलप किया है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहा हो, कांग्रेस का सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, मिली जुली हो, एनडीए हो, हाँ सर, या फिर यूपीए हो, सभी ने मिलकर काम किया। अब एक एक सरकार आया गया, बट ये चीज पे डेवलपमेंट किया। अब आज के डेट में जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्लीज मुझे ठीक से बताना, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या क्या सोल्यूशन है? प्लीज बताना सर, पार्टिसिपेट करो। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मानो कि अगर आज, हाँ चेंज बोलो सर, करके हाँ बोलो, क्या करके? हो जाए सर। मतलब हमारे मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाया ही जा रहा है कि भैया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ही तो नौकरी वाले सिखा रहा है ना। नहीं, तो ठीक है, अगर नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम की में क्या प्रॉब्लम है, वो नहीं मैं पूछ रहा। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम जेन्युइन चीज आपको पूछ रहा हूँ कि स्कूल क्या बोल रहा है, वो अलग बात सर, वो तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहता। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब अगर लोगों को नौकरी तो देना है, सब कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, सबका बस का बात नहीं है, सब कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। मैं आपको पूछ रहा हूं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट इशू को सॉल्व करने का क्या तरीका है? बस ये मुझे आपको आपसे पूछना है सर, क्या तरीका है? बोलो, नैनी, असीमा, सुबी, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, हाउ टू सॉल्व दिस जॉब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। बोलो। जॉब क्रिएटर ज्यादा चाहिए। यस, वी नीड जॉब क्रिएटर, बट जॉब क्रिएट कैसे होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। धंधे से बिजनेस। यस सर, बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलो गुड, जॉब क्रिएट यार होगा बिजनेस से। बिजनेस के बिजनेस, लिए कैपिटल बिजनेस, चाहिए, चाहिए। और यस यू थोड़ा नीड बहुत कैपिटल, यस यू नीड कैपिटल, अंडरस्टैंड। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मेन काम क्या है? मेन तो सर मतलब पहले प्रोडक्ट होना चाहिए ना, उसको बेचेगा तभी तो। हाँ, वही 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 प्रोडक्शन, बनाओ, कुछ तो बनाओ सर। बिजनेस किसका करोगे? प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा पहले, वही बात कर रहा हूँ। पहले कुछ बनाओ तो सही, फिर बेचोगे, तब ना बिजनेस चलेगा। जैसे अगर मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत सिंपल सा बात करता हूँ, इंडियन इकोनॉमी में ऐसे, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे आगे जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में आएंगे तब आपको ये चीज पढ़ाया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में ऐसे, ये बेसिक बात है सर, ये तो मतलब सच बोलो तो ये बहुत बेसिक बात है, मतलब ये जनरल नॉलेज भी है, मतलब ये जानना ही चाहिए एक चार्टर्ड स्टूडेंट्स को, एक कॉस्टिंग स्टूडेंट्स को, एक सीएस स्टूडेंट्स को, ये तो जानना ही चाहिए। इसके बिना, हाँ सीएस में ये चीज पढ़ाया जाता है, इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा आइडिया दिया जाता है, सीए में ये इंटरमीडिएट लेवल में काफी गहराई में डिस्कस करता है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ सीए में भी के अंदर भी है। अब मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो बात देखो सर, कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 3 सेक्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये देखो,
जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन। हेलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब ये तो एकदम जड़ का प्रॉब्लम है, जड़ से प्रोडक्शन को ठीक करना है। लेकिन जड़ से प्रोडक्शन को कैसे ठीक करना है, वही हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट है। लेकिन मैं आपको एप्लीकेटिव पॉइंट में बात कर रहा हूँ सर, कि प्रोडक्शन करने का 3 जगह है। एग्रीकल्चरल लेवल से भारत को कितना प्रोडक्शन हो जाता है, जितना टोटल प्रोडक्शन, जीडीपी क्या होता है किसी कंट्री में, किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी चीजें प्रोड्यूस होता है, उसको अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करो तो उसे उस कंट्री का जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब हमारे देश में क्यों, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, देयर आर मेनली 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 3 सेक्टर है, एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक है सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का जो करंट प्रोडक्शन लेवल है, उसमें इंडिया सबसे ज्यादा सर्विस प्रोडक्शन कर रहा है, और जहां से सर्विस में जीडीपी का 53% मतलब गवर्नमेंट बना पा रहा है। इंडस्ट्री से आ रहा है 28% और एग्रीकल्चर में टोटल जीडीपी का 18.8%। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको क्रिएट करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता हूँ, ध्यान से सुनना बात। जीडीपी बाई मतलब कंपोनेंट वाइज तो बाद में बात कर लेते हैं सर। मतलब कौन से सेक्टर में कितना लोग काम करते हैं, ठीक है। कौन से सेक्टर्स में कितना लोग काम करते हैं, लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन। देखो सर, एग्रीकल्चर जीडीपी जनरेट करता है 18%, लेकिन एग्रीकल्चर में काम करते हैं 42%। इंडस्ट्री से जीडीपी जनरेट होता है 28%, लेकिन इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं 25%। सर्विस सेक्टर में जीडीपी जनरेट करता है 53%, बट सर्विस सेक्टर में काम करते हैं 32%। अब सर इस चीज में थोड़ा बदलाव होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से इतना इनकम नहीं है, तो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंसी रेशियो को थोड़ा हटाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में जितना लोग डिपेंड है, इन डिपेंडेंसी को थोड़ा इंडस्ट्री और सर्विस में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए मोर इंडस्ट्री, मोर सर्विस इकोनॉमी, एज वेल एज मोर एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट, और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है। जो जमीन अभी भी बेकार पड़ा हुआ है, जिस जमीन में अभी भी इंडिया में बहुत जमीनें हैं सर, जो प्रॉपरली एग्रीकल्चरल लेवल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर कैनल सिस्टम नहीं है, बारिश के टाइम पे छोड़ के पानी नहीं मिलता, ठीक है। नदी में जहां पर बाढ़ आ जाता है, बाढ़ को रोकना, ठीक है, बाढ़ मतलब फ्लड वगैरह को रोकना, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। लेकिन बाय हुक और क्रुक वी नीड टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि ऐसे तो आबादी बहुत है हमारे देश का, 140 करोड़ प्लस। अभी हम लोग, इंडिया अभी करेंटली वर्ल्ड का नंबर 1 है ना पॉपुलेशन में। हेलो सर, इंडिया करेंटली वर्ल्ड में नंबर 1 है ना पॉपुलेशन में, लोगों को पता है? हाँ सर, 142 ऐसा कुछ है, ठीक है। 142। अब अभी भी इसका डेटा चेंज नहीं हुआ, कंट्री वाइज पॉपुलेशन में बोला जाता है चाइना ही अभी भी फास्ट है या सेकंड है, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में अभी थोड़ा टक्कर चल रहा है, इंडिया बहुत जल्दी चाइना को क्रॉस कर जाएगा ऐसा माना जा रहा है। रिसेंटली एक डेटा निकला था जिसमें बताया जा रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया चाइना को पछाड़ दिया है पॉपुलेशन में, ठीक है। ठीक है सर, ये सब बात आप लोगों को मैं फिर बताऊंगा कभी। लेकिन मैं आपको जो बात करने जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो भी है, उसके लिए जो 3 सेगमेंट है सर, टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी मतलब सर्विस, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये 3 सेगमेंट में हमारे प्रोडक्शन लेवल को डेवलप करना है, तो जिसके लिए 4 फैक्टर चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बिना कोई भी प्रोडक्शन संभव नहीं है। ये 4 सेक्टर क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ये मैं आप लोगों को लास्ट दिन बताया था। इसके लिए जैसे कि आपको मैंने लैंड के बारे में डिटेल्स में बोला था, लेबर के बारे में बोला था, कैपिटल के बारे में बोला था, एंटरप्रेन्योरशिप उसके बारे में भी बोला था कि बिना एंटरप्रेन्योर का तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है ना। तो इंडिया जैसे कंट्री में भी हमें और एंटरप्रेन्योर चाहिए, और एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट हर 10 घर में, आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड, आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर, आउट ऑफ 10 हाउस होल्ड एटलीस्ट एक बंदा तो एंटरप्रेन्योर बने। 10 में से एक हाउस होल्ड में भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा हो, तो 100 करोड़ की आबादी में 140 140 करोड़ की आबादी का
बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन एक चीज श्योर करना होगा, जैसे आज के डेट में 10 में से एक नहीं सर, लाखों में एक बंदा बिजनेसमैन है, लाखों में एक। यही थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम और ठीक होना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 20 एटलीस्ट 100 में एक बंदा बन जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगा सर। 100 में एक बंदा बिजनेसमैन बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए, ताकि वो जॉब क्रिएट कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, कोई नया चीज बना पाए। तो जैसे भी मैं आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब बोला था, फिर मैं आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्या है उसका डेफिनेशन दिया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में भी बोला था। ये कॉब और डगलस जी जो है ना कॉब और डगलस जी, ये बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ही एक्चुअली स्टैटिस्टिकल जो इक्वेशन होता है उसको डेवलप किया था। आपको बस कॉब डगलस का इक्वेशंस को याद रखना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना। सर समझ गए, आगे बात करें, कुछ नया बोले। ये तो लास्ट क्लास का रिपीट टेलीकास्ट हो गया। यस सर, थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं ना, क्या है ना, आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए, और कुछ नहीं। सर अब क्या बोलना है सर, अब अभी बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब आपके मन में चल रहा होगा सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। सर एक्चुअली देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, बात को ध्यान से समझना सर। प्रोडक्शन फंक्शंस में दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। प्रोडक्शन फंक्शन में एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन। सर ऐसा कैसे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्यों? यस सर, जब बिजनेस न्यूली डेवलप होता है तो पहले वो शॉर्ट रन में ही रहेगा, फिर धीरे धीरे अगर वो लॉन्ग रन में टिक जाए तो लॉन्ग रन मैटर आता है। बिजनेस आते ही लॉन्ग रन में थोड़ी ना चलना चालू हो जाएगा, ये बात समझना चाहिए। चाहे आप इंडस्ट्री बनाओ, चाहे आप कोई बड़ा दुकान चलाओ, जो भी करो, ठीक है। हम लोग थोड़ा प्रोडक्शन लेवल में बात करेंगे, या कोई भी बिजनेस लेवल में बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग हो। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस हो सकता है, इवन कुछ नहीं तो एग्रीकल्चर भी हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, जो भी सेक्टर लेना चाहो, ईच एंड एवरी सेक्टर में ये चीज आपको मैं समझा सकता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि बिजनेस जब प्रोडक्शन करता है तो उसमें दो वाइटल टाइम पीरियड आता है, एक शॉर्ट रन टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन टाइम पीरियड। अब शॉर्ट रन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब सर ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन में क्या फर्क है? सर फर्क को अच्छे से समझ लें, तभी जाके आगे का पॉइंट समझ में आएगा। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शंस में क्या होता है, एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। सर अब ये एक फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल मतलब किसका बात कर रहे हैं? हेलो, किस चीज का बात कर रहे हैं सर? एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, किस चीज का बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कह रहा है कि एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल। दिस इज डन व्हेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डिराइव्ड। ये तब होता है जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिराइव्ड होता है। आप प्लीज मुझे बता दो सर, ये जो फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, ये किस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? हेलो, सुबीर, मानी, साहिल, बोलो, किस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? सर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। हाँ सर, शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं हो जाएगा ना वो। हाँ, शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होता, बट मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन सा चार चीज, यही चार चीज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देयर इज मेनली चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप दुनिया में कुछ भी बना लो सर, चार फैक्टर तो चाहिए। कुछ भी, जैसे आपको एक छोटा, चलो एक आज आप लोग अगर व्हाट्सएप स्टेटस देखे हो आप मेरा, तो ठीक है, अगर ना भी देखे हो तो देख लो। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताते हैं आपको अच्छा लगेगा सुन के। सर आप लोग सैफरॉन जानते हो? सैफरॉन जानते हो? सैफरॉन, सैफरॉन को क्या बोलते हैं रे हिंदी में? इसके इसको और एक चीज बोलते हैं, जाफरान भी बोलते हैं। इसका उर्दू वर्जन है जाफरान, है ना, इंग्लिश में सैफरॉन बोलते हैं। बहुत महंगा आता है ना सर सैफरॉन या जाफरान? बहुत महंगा आता है, एक फूल से मात्र 3 ही मिलता है। हाँ बोल।
एक फूल से मात्र 3 ही मिलता है। यस सर, एक फूल से मात्र 3 ही मिलता है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन लेवल का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा सुन लो। देखो, कोई भी चीज दुनिया में प्रोडक्शन कर लो, चाहे सैफरॉन प्रोडक्शन कर लो, ये तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, या फिर आप गाड़ी बना लो, जो भी हो। सैफरॉन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। 1 kg कश्मीरी सैफरॉन का दाम होता है सर मार्केट में 2.5 लाख रुपए, 1 kg। इसके पीछे रीजन क्या है, सैफरन इतना महंगा क्यों है? एक तो सर इसका अलग ही गुण है, इसका जो गुणवत्ता है, मतलब इसका जो क्वालिटी है, या फिर हेल्थ हेल्थ का लिए जो बेनिफिट देता है, उसका बात तो अलग ही है। लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट सैफरन कम्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द कोरोकस सैटिवस, ये इसका फूल का नाम है, ये पर्टिकुलर फूल जो आपको दिख रहा है। ओनली द स्टिग्मा एंड ईच कोरोकस फ्लावर जो है सर, उसके में 3 स्टिग्मास है। ठीक है, 3 स्टिग्मा, ये देख रहे हैं आप। जैसे हम लोग, हमारे यहाँ पर जो बंगाल में जो जवा फूल होता है, ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, उसमें भी इसी तरह का देखने को होता है। ये भी वही देखो, इसका भी है सैटिवस। ठीक है, 3 ही इसके अंदर है, लेकिन यही 3 आपका जाफरान है। तो ऐसा एक फूल से 3, तो सोचो 1 kg सैफरन रेडी करने के लिए कह रहा है सर कम से कम 1.5 लाख से भी ज्यादा फूल चाहिए। जस्ट इमेजिन। अब इसीलिए 1 kg सैफरन का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, मतलब ये तो मार्केट प्राइस है, प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम होगा। मोटा मोटी इसका प्राइस मार्केट में आ जाता है सर 2.5 लाख। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सैफरन प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है ईरान, 88%। इंडिया सेकंड में आता है 7% ओनली। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ईरान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, पर इंडियन कश्मीरी सैफरन भी कुछ कम नहीं है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा पीछे ही है। दूसरा बात सर, देखो फैक्टर देखो, इसमें लेबर इंटेंसिव है। दिस फ्लावर्स आर डेलिकेट, मीनिंग दैट सैफरन स्टैंड्स नीड टू बी इंडिविजुअली हैंड पिक्ड। ये सब हाथ में उठाना पड़ता है, कोई मशीन काम नहीं करा सकते आप। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं सर, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब हम पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या मिला, व्हाट टू प्रोड्यूस में सैफरन मिला। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर लो, या तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर। लेबर इंटेंसिव में ह्यूमन लेबर चाहिए ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन काम करता है। जैसे देखे होंगे आप लोग फॉरेन एग्रीकल्चर में, जैसे अमेरिका वगैरह में मशीन से ही फल काटा जा रहा है, मशीन से ही सब कुछ एकदम, वीडियोस देखने को मिलता है, नेशनल जियोग्राफी वगैरह में भी दिखाता है। बट सैफरॉन के केस में आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं कर पाओगे ज्यादा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। इसमें मशीन वगैरह से काम नहीं हो सकता, और हैंड पिक करना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है कि कॉस्ट बढ़ जाता है। क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, और कोल्ड तो बहुत ज्यादा होने से दिक्कत है। फिर भी हल्का ठंडा एरिया होना चाहिए, मतलब 15-16 डिग्री टेम्परेचर। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये साल में एक ही बार होता है, और ये फूल जो आपको दिख रहा है, ये ब्लूम होता है ओनली फॉर 2 to 3 days। 2 से 3 दिन के लिए इसका ब्लूमिंग पीरियड है। अब जो करना है उसी के अंदर करना पड़ेगा। और साल में एक ही बार इसका खेती होता है। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है ना। ये लॉन्ग रन में होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में मतलब आप ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल बाद आपको कुछ मिलेगा, ये एक साल में एक ही बार का कॉन्सेप्ट है। अब चलो, ये तो सैफरॉन रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बोल दिया। तो सैफरॉन बनाओ, उसके लिए आपको लैंड का जरूरत है, लेबर का भी जरूरत है, कैपिटल का भी जरूरत है। और जो बंदा पैसा लगा के एंटरप्रेन्योरशिप करके रिस्क लेके, क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट का भी कितना बड़ा रिस्क है सोचो। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बर्फ मतलब जैसे कश्मीर वगैरह में बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगा। अगर बर्फ नहीं गिरा, हल्का फुल्का, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो गया, या फिर बहुत ज्यादा तेज धूप निकल गया, तो भी दिक्कतें हैं। तो रिस्क उठाना पड़ता है, तब जाके सैफरॉन प्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा सेंसिटिव, मतलब इतना इधर उधर हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर मार खा जाएगा। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सर, ध्यान से सुनना बात को। मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जिसमें ये कहता है कि अगर शॉर्ट रन टाइम पीरियड है, तो शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स करना है, बाकी वेरिएबल हो सकता है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया। इन शॉर्ट रन एटलीस्ट 1 फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। हाँ, मैं सही बोला।
अगर एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स रखो, बाकी वेरिएबल करो। जैसे मानो लैंड अगर लैंड फिक्स्ड ही रहता है ना ज्यादातर केस में, शॉर्ट रन में तो लैंड फिक्स्ड है। मतलब आप जिस एरिया में सैफरन का प्रोडक्शन करोगे, हेलो, जिस एरिया में आप सैफरन का प्रोडक्शन करोगे वो सैफरन का जो जमीन आपके पास है वो फिक्स रखोगे कि नहीं रखोगे शॉर्ट रन में? हेलो, शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में आपको अगर सैफरन बिजनेस में अच्छा फायदा होने लगेगा तो फिर आप बोलोगे ठीक है, नहीं चलो थोड़ा सा और लैंड लेते हैं फॉर सैफरन प्रोडक्शन। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन अ शॉर्ट पीरियड में लैंड फिक्स्ड है आपका। अगर आप मानो 1 एकड़ जमीन में आप सैफरन प्रोडक्शन कर रहे हो तो 1 एकड़ ही रखोगे, इसको 1.5 एकड़ या 2 एकड़ के बारे में नहीं सोचो। तो एटलीस्ट एक फैक्टर को तो फिक्स रखो। अच्छा, लैंड के अलावा लेबर भी चाहिए आपको, कैपिटल भी चाहिए आपको। शॉर्ट पीरियड में कैपिटल चेंज नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स रखना है। या तो लैंड फिक्स रखो, या तो लेबर फिक्स रखो, या तो कैपिटल फिक्स रखो, या तो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट लेगा उसको भी फिक्स रख सकते हो आप शॉर्ट पीरियड में। लेकिन सवाल ये उठता है तो फिर क्या सर लॉन्ग रन में चेंज हो जाएगा? यस, लॉन्ग रन में आप जो सैफरन प्रोडक्शन करोगे, हो सकता है आपका जमीन का जरूरत ज्यादा हो गया, हो सकता है कि आपको और लेबर चाहिए, हो सकता है कि आपको और कैपिटल का जरूरत है, हो सकता है कि आपको और प्रॉफिट की जरूरत है। हेलो, क्या लॉन्ग रन में सारा का सारा चीजें वेरिएबल हो सकता है? प्लीज टेल मी सर। अरे बोलो ना, क्या हाँ सर, हो लॉन्ग, सकता है। है ना, बिल्कुल हो सकता है। लॉन्ग रन में सारा वेरिएबल हो सकता है, बट शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक चीज तो फिक्स रहना ही रहना है। चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप। इस बात का ध्यान रखिएगा सर। एंड दिस इज डन व्हेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज डिराइव्ड। अब इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ सर। तो चलो, तो हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को तो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को तो पढ़ना ही है सर, लेकिन इससे पहले आपके साथ मुझे कुछ बातें करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड बात करना है, तो जैसे टोटल प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन किसको बोलेंगे, और सबसे बड़ी बात, ये इन तीनों के बीच में कुछ संबंध है क्या? संबंध मतलब रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, इनके बीच में कुछ कनेक्शन है क्या? अगर है तो कैसा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को समझना है। इस एग्जाम में इनके बीच का रिलेशनशिप को उठा के सवाल करते हैं। कैसा सवाल होता है? जैसे मानो आपको एक ग्राफ दे देगा, फिर उस ग्राफ से आपको सवाल कर सकता है यहाँ पर एमपी और एपी के बीच में क्या है, एमपी बढ़ने से एपी घटने से क्या होता है, ठीक है, एपी जब मैक्सिमम होगा तब एमपी का क्या सिचुएशंस बनेगा। दे कैन आस्क यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, तो यू मस्ट नो व्हाट विल हैपन इन व्हाट केस, ठीक है, मतलब लेकिन ये व्हाट विल हैपन इन व्हाट केस, इसको समझने के लिए आपको पहले ये तो समझना होगा ना सर टीपी क्या है। सर टीपी सिंपल टोटल प्रोडक्शन। जैसे मानो अगर 1 kg सैफरन चाहिए हमें, चलो आज तो सैफरन में ही बात कर लेते हैं, ठीक है, 1 kg सैफरन के लिए आपको कितना फ्लावर चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख से भी ज्यादा, मोर देन 1.5 लाख, एस्टिमेट यही कह रहा है, you need more than 1,50,000 flower. So if I ask you for getting 1 kg of saffron, what will be the total production? 1 kg सैफरन ही आपका टोटल प्रोडक्शन है। अब टोटल प्रोडक्शन तो सैफरन प्रोडक्शन 1 kg पाने के लिए पहले तो फूल का भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फूल कितना चाहिए, तो फूल का टीपी कितना बनेगा? फूल का टोटल प्रोडक्शन है 1.5 लाख प्लस फूल, 1.5 लाख प्लस फूल होगा तो मुझे मिलेगा 1 kg एटलीस्ट सैफरन। सर अगर हमें 2 kg चाहिए तो फूल का प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, 1.5 लाख से 3 लाख करना पड़ेगा, 3 लाख फूल उगाएंगे तो 2 kg सैफरन मिलेगा, 6 लाख करेंगे तो 6 kg मिलेगा। हेलो, दिस इज ऑल अबाउट टीपी, यही होता है टोटल प्रोडक्शन। बात को समझ में आ रहा है? अरे बात कुछ समझ में आ रहा है सर, मैं आपको एकदम एक एग्रीकल्चरल लेवल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब
इंटरेस्टिंग क्या बोलेंगे सर, मैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज पे बात कर रहा हूँ। जो भी कश्मीर विजिट करते हैं वहां जाके सैफरॉन खरीदने के बारे में सोचते हैं। हाँ, और कई बार चीट होके आ जाते हैं। मुझे याद है हम लोग 2006 में मोस्ट प्रॉब्ली 6 या 7 होगा, उस टाइम पे कश्मीर विजिट किए थे। मुझे याद आ रहा है सर। तो वही कश्मीर विजिट तो कर लिया। अब कश्मीर में जाने के बाद जाफरान सबको चाहिए, तो वही छोटा छोटा डबला में, जैसे वो इसमें अंगूठी की रिंग टाइप का होता है ना, वैसे छोटा छोटा डिब्बा में भर के बोल रहे हैं इसका दाम 4,000, इसका दाम 5,000। हम बोल रहे हैं क्या चीज है, तब एज कम था, उतना नॉलेज नहीं था। तो बोल रहे पागल है ये लोग, ये सब चीज के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब मैं सोच रहा था जो भी फैमिली के बड़े थे, क्या है जाफरान लेके क्या होगा, 5,000 6,000 का जाफरान लेके क्या करेंगे। हाँ, एक जन को तो देखा 20,000 का जाफरान लिया। हाँ, मैं सोचा 20,000 का जाफरान क्या करेगा। तो जो भी हो, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ये क्या होता है। ठीक है, अभी पता चलता है सर कि जाफरान से क्या हो सकता है। नाउ व्हाट इज टीपी? द टीपी इज द टोटल आउटपुट resulting from the effort of all the factor of production combined together at any time. तो अगर 1.5 लाख प्लस फूल आपको जरूरी है, तो 1.5 लाख प्लस फूल आपका टीपी है। ठीक है, तो 1.5 लाख से आपको 1 kg मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट टोटल प्रोडक्शन। अब आपके मन में चल रहा होगा सर, तो फिर ये तो टोटल हो गया, सर एवरेज क्या है फिर? सर एवरेज प्रोडक्शन और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट may be defined as the total product per unit employment of the variable income। मतलब एवरेज प्रोडक्शन उसको बोलते हैं सर कि टोटल, अगर 1.5 लाख फूल चाहिए आपको फॉर 1 kg of saffron, if you need 1,50,000 फ्लावर, सो 1,50,000 फ्लावर को उगाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, हाउ मच लेबर यू नीड? सपोज यू नीड अ 5,000 लेबर एग्जाम्पल के तौर पे। तो 1.5 लाख फूल पे, 1.5 लाख फूल उगाने के लिए अगर 5,000 लेबर का जरूरत पड़ा आपको, तो अब अभी हिसाब लगा लो कितना हो रहा है सर। एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3,000 या 300? मतलब बेसिकली एक एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 1 2 3, 1 2 3, तो 5 30 30 ना, अगर 5,000 लेबर लेंगे तो एक एक लेबर 30 प्रोडक्शन कर रहा है, एवरेज प्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है सर? बोलो। टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, कितना लेबर दे रहे हो। जैसे यहाँ पर लेबर का बारे में बात किया, क्योंकि लेबर सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट होता है। बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना सर, बिना परिश्रम में कुछ नहीं मिलता। तो लेबर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट इन एवरी केस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे एवरेज प्रोडक्शन बोलेंगे। व्हाट अबाउट मार्जिनल प्रोडक्शन? सर मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे इसको इसको ऐसे सोच सकते हैं सर, बूंद बूंद से सागर। व्हाट अबाउट बूंद बूंद से सागर? सर बूंद बूंद में सागर का मतलब होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन का सिंपल फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर। डेल्टा टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर, मतलब एक टोटल प्रोडक्शन के चेंज हो जाएगा, तो उसके पीछे कितना लेबर परिवर्तन हो रहा है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है सर, एक मैथ्स है, इस मैथ से आपको मार्जिनल प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। 200 यूनिट्स, टोटल प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स व्हेन लेबर इज 10। जब लेबर 10 है तो प्रोडक्शन 200 यूनिट हो रहा है। अगर लेबर 15 होगा तो प्रोडक्शन 250 होगा। तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्शन? अब ऐसे सोच सकते हो, चेंज इन टीपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन का चेंजेस। तो पहले 200 होता था, 250 होता है, तो 250 से 200 को घटा दो तो कितना मिलेगा? 50। और पहले आप 10 लेबर लगाते थे, आप 15 लेबर लगाते हो, तो 15 डिवाइड माइनस 10 तो कितना होता है? 5। तो 5 से 10 50 को कैलकुलेशन कर लो, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है 10। तो MP equals to 10. So what is MP? MP is very simple. MP is the change in TP due to change in quantity of labor या वेरिएबल फैक्टर। लेबर भी हो सकता है, वेरिएबल कोई भी फैक्टर हो सकता है। मतलब कोई भी वेरिएबल फैक्टर, जो फैक्टर वेरी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर के चेंज के कारण बिजनेस में, चाहे वो लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, हेलो,
लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर के चेंज के कारण प्रोडक्शन में जितना चेंजेस आता है उसे मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसको अगर आप सैफरन से समझने का कोशिश करो आपको ज्यादा याद रह सकता है कि अगर से फॉर एग्जांपल 1.5 लाख फूल उगाने के लिए 1,50,000 फूल उगाने के लिए मैंने सोचा था 5,000 लेबर का जरूरत है। अगर आप 1.5 लाख की जगह 3 लाख मतलब प्लस 1.5 लाख मोर तो अगर आप 1.5 लाख की जगह और 1.5 लाख मतलब 3 लाख फ्लावर उगाना चाहते हैं उसके लिए आपको जितना एक्स्ट्रा और लेबर लगाना पड़ेगा, से फॉर एग्जांपल और 3,000 लेबर आपने लगाया लेकिन आपको प्रोडक्शन कितना मिलेगा 3 लाख। तो पॉइंट यही है सर, मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। अब आप हिसाब लगा लो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा। मतलब सैफरॉन प्रोडक्शन 1.5 लाख से 2 लाख कर 3 लाख करना है और लेबर 5,000 से मानो और 3,000 प्लस 3,000 8,000 करना है। तो लेबर में चेंजेस है 3,000 और इसमें चेंजेस है 1.5 लाख। तो सिंपल आपका मार्जिनल प्रोडक्शन हो जाएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3,000। ठीक है, तो हिसाब कर लो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3,000 जो होगा वही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बनेगा। बेसिकली सिंपल बात है सर, बार बार बोल रहा हूँ बूंद बूंद से सागर। क्यों बोला था बूंद बूंद से सागर? क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर देने के कारण जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, एक्स्ट्रा लेबर देने के कारण जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी को मार्जिनल प्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब अगर एक लेबर बढ़ेगा, एक एक लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन अगर पहले 10 होता था तो अभी प्रोडक्शन मानो और एक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेबर और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो ये और मानो बढ़ गया। तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट एंड दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो बताओ। हेलो शिवा, साहिल, सुबीर, बोलो सर, नयनी, असीमा, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो क्या बोले सर जी? हाँ बोलो सर। मैं कह रहा कोई डाउट ही नहीं है तो क्या बोले? नहीं, ठीक है, बस उतना ही बोल दो कि सर ठीक है आगे बढ़े। समझ में आया तो आगे बढ़ो। सर अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। एवरेज एंड मार्जिनल, अब आपके मन में चल रहा है सर एवरेज और मार्जिनल में क्या कनेक्शन है? एवरेज और मार्जिनल टोटल तो सर टोटल है, टोटल तो टोटल है, एक एक करके जोड़ जोड़ के देखो। वन प्लस अगर मानो आपको बहुत जोर से प्यास लगता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको बहुत जोर से प्यास लगता है, प्यास मतलब पानी का प्यास, ठीक है, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है प्यास बहुत लगेगा। तो आपको मानो बहुत जोर से प्यास लगा, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं जल तेष्टा। ओके, तो अगर आपने 1 गिलास पानी पिया, फिर आपने 2 गिलास पानी पिया, फिर आपने 3 गिलास पानी पिया, फिर आपने 4 गिलास पानी पिया, तो 4 गिलास पानी को क्या बोलेंगे सर? 4 गिलास पानी को क्या बोलेंगे? बोलो। टीपी एक होगा एक, सर। हाँ दिस इज टीपी, वेरी गुड, 4 ग्लास इज टीपी, वेरी गुड, थैंक यू। तो फिर इसमें मार्जिन क्या है? मार्जिन 1। थैंक यू, एक एक चेंज को मार्जिन बोलेंगे, वेरी गुड सर। ठीक है, अब अगर अगर आपने थोड़ा सा इनपुट बदल दिया तो उसके ऊपर बेस करके टीपी अगर कुछ बदलेगा तो वो हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, अब इसी को मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के जरिए। अब वो एग्जांपल आप समझ जाएंगे ना तो एपी एमपी का रिलेशन भी समझ जाएंगे। देखो सर इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, एक है स्टैटिस्टिकल पार्ट, दूसरा है ग्राफिकल पार्ट, और तीसरा है ये स्टैट्स और ग्राफ का रियल लाइफ कनेक्शन। अगर आपको पहले आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिकल पार्ट समझना होगा, फिर आपको एनालिटिकल पार्ट समझना होगा, और एनालिटिकल के बाद उसको ग्राफ में पुट करना होगा। इकोनॉमिक्स एक डेटा एनालिसिस सब्जेक्ट है सर, डेटा को एनालिसिस करने के लिए ही इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जन्म हुआ है। सर क्या बात करते हैं, हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स का यूज
इकोनॉमिक्स के लिए ही लागू होता है। स्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग सभी को स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, आई नो दैट। मैथ्स, स्टैट्स, सीएमए में बहुत पढ़ाया जाता है। जैसे ये देखो ना, यहाँ पर इतना सारा डेटा दिया हुआ है, ये सब स्टैट ही तो है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है वो भी तो वही करते हैं, सारा दिन स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही सीखता है मेरे पास, सारा दिन वही काम। मतलब इकोनॉमिक्स का नॉलेज अगर कम है ना, तो शेयर मार्केट का नॉलेज भी उनको आधा अधूरा लगता है। जैसे आपको एक सिंपल चीज दिखाता हूं, जैसे मैं जस्ट लिखता हूँ निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 दिखाते ही मैं आपको लेकर चलता हूँ गूगल फाइनेंस। अब गूगल फाइनेंस देखो क्या करके दिखाया, ये देखो, ये स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स। 1 दिन का डेटा, 5 दिन का डेटा, 6 दिन का डेटा, 5 साल का डेटा। और जो भी डेटा यहाँ पर है, देखो सर, एक तरफ है ईयर, एक तरफ ईयर दिया हुआ है, एक तरफ इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। और ये ईयर और इंडेक्स के वैल्यू पे यहाँ पर ग्राफ बन गया। तो क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो हमें डेटा मिलता है ये क्या है? ये स्टैट है, और स्टैट के बेसिस में जो ग्राफ में प्रेजेंट किया है ये ग्राफ है। अभी इससे सिमिलर थिंग, अब ये क्या है, ये निफ्टी क्या है? ये तो इकोनॉमिक्स है। इंडिया में जितना टॉप कंपनीज है उनका फाइनेंशियल डेटा से, उनके बिजनेस के डेटा से ये बना जाता है। ये जब आप लोगों में से कोई स्टॉक मार्केट अगर पढ़ेगा फ्यूचर में, ऐसे फ्यूचर में अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करोगे तो भी पढ़ना है, या फिर आप जब सीए इंटर में आओगे या फाइनल में आओगे तब भी पढ़ना है। सीए में सीएस, तीनों में पढ़ना पड़ता है। सिक्योरिटी लॉ, शेयर मार्केट, सब पढ़ना पड़ेगा। सीए को भी पढ़ना है, सीएस को भी पढ़ना है, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ना है। और जिनको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में एक अलग ही पढ़ाई करते हैं। सेबी का अलग से स्टॉक मार्केट का क्लास चलता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, मेरा एक ही इच्छा है कि जैसे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ को बनाया गया, वैसा ही यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स से ही ग्राफ को बनाया। तो दिस इज इकोनॉमिक्स, सेम टू सेम दिस इज ऑल्सो। अब कोई बोलेगा सर हमें ना इकोनॉमिक्स का ग्राफ समझ में नहीं आता। सर अगर आपको इकोनॉमिक्स का ग्राफ समझ में नहीं आता या आएगा, तो आप कभी भी फ्यूचर में स्टॉक मार्केट ये सब चीज को भी समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक चीज बताऊं सर, दिल लगा के पढ़ोगे, समझने का इच्छा रखोगे, चाहत होगा ना, ये सब एकदम चुटकी का खेल। लेकिन सर पेशेंस के साथ सीखना चाहिए, हड़बड़ी से नहीं। हड़बड़ करके जिंदगी में कुछ नहीं होता। पेशेंस के साथ, और अंदर से बहुत भूख होना चाहिए सीखने का। आई मस्ट नो, आई हैव टू नो, इस तरह का जोश होना चाहिए। मुझे जानना है, कुछ भी हो जाए मुझे जानना है, तो जान जाओगे और उसके पीछे का कहानी भी समझ जाओगे। सर ज्ञान मत दो, पढ़ाओ, ठीक है सर। ज्ञान नहीं देते, पढ़ाते हैं। अच्छा, बोथ एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय टीपी। क्या कहता है? एवरेज एंड मार्जिनल दोनों टीपी से कैलकुलेट किया जाता है। हाउ? बताते हैं। When AP rises, जब एवरेज प्रोडक्शन किसी बिजनेस में इंक्रीज होता है, तब मार्जिनल को भी पहले उसको भी बढ़ना पड़ता है। एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्जिनल भी बढ़ेगा, बट स्टार्टिंग में मार्जिनल एवरेज से ज्यादा रहेगा। सर ऐसा क्यों? जवाब देंगे सर। थर्ड बताते हैं कि जब एपी मैक्सिमम होता है, जब एवरेज प्रोडक्शन बिजनेस पे मैक्सिमम लेवल में पहुंचता है, तब मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है। सर ऐसा क्यों? इसका भी जवाब देना पड़ेगा, देंगे सर। और ऐसा भी कह सकते हैं कि से एमपी कर्व कट द एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को ऐसे भी बोला जाता है, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम एमपी इक्वल्स टू एपी। एंड हम लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं से मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व कट्स द एवरेज प्रोडक्शन कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। एमपी कर्व एपी कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट में कट करता है। सर क्यों? जवाब देना है सर। पॉइंट डी बताते हैं, जब एवरेज प्रोडक्शन फॉल करता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन भी फॉल करता है। ऐसा क्यों? लेकिन एक बात है, जब फॉल करता है मतलब जब गिरता है, तब मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से नीचे होता है। सर एक चीज का ध्यान दीजिए, एक चीज का कंसंट्रेट कीजिए।
जब दोनों बढ़ता है, मतलब जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है तब मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। लुक एट दिस पॉइंट नंबर बी, व्हेन एपी राइज एमपी आल्सो राइज, बट एमपी ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल एवरेज से ज्यादा होता है। व्हेन एपी फॉल्स मार्जिनल आल्सो फॉल, बट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एमपी लेस देन एपी होता है। ऐसा क्यों सर, वही तो जानना है सर। देयर मे बी a situation in business when marginal production decrease and average production increase, but इसका ऑपोजिट कभी नहीं होता। मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, बट इसका ऑपोजिट कभी नहीं होगा कि मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? इसी का तो जवाब ढूंढने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप लोग मुझे पहले इतना बताओ, आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैंने रेज किया, कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब इसका जवाब देने के लिए, अच्छा एक बात देखो सर, ये जो भी है ये एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच का रिलेशन है। अब आपके मन में थोड़ा धुंधला सा बात है कि सर क्या ये सब रटना पड़ेगा? रटना मतलब समझते हो ना, मकअप, मुखोश तो नहीं सर, रटना नहीं है। रट के कितना याद करोगे अब डिपेंड करता है आपका जीबी कितना है। अगर मेमोरी पावर फुल हो गया तो क्या करोगे? थोड़ा तो याद करना है, लेकिन मेमोरी पे इतना भी लोड मत दो कि अगर जीबी खत्म हो जाए तो याद ही ना कर पाओ। इसीलिए मेमोरी को हल्का सा यूज करना है और अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा, मतलब दिल से समझो, दिमाग ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेगा। मतलब कंप्यूटर में रोम भी होता है, रैम भी होता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस करता है, स्टोर नहीं करता है ना सर? रैम स्टोर करता है क्या? ना सर, रैम प्रोसेस करता है। रैम प्रोसेस करता है। स्टोर कहाँ होता है? एसएसडी में या एचडीडी में, है ना? तो अगर मान लो आपका एसएसडी या एचडीडी कम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो आप एसएसडी में थोड़ा सा हल्का सा लोड देके रैम के भरोसे रह सकते हो। मतलब जब जरूरत होगा हल्का सा याद करेंगे और बाकी रैम पे छोड़ देंगे, वो एक्सेस करके एकदम मेमोरी एकदम एग्जाम में काम कर देगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग में जोर देना है, ठीक है? स्टोरेज थोड़ा कम भी चलेगा, ये मेरा मानना है, बाकी आपका अपना इच्छा जो भी हो। सर कंप्यूटर क्लास चल रहा है कि इकोनॉमिक्स क्लास? सर देख, सोचा जाए ना सब एक है, जिंदगी सब कनेक्टेड है सर। अच्छा आप ध्यान से देखना, अब बिजनेस में हम लोग लेबर देंगे और बदले में हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है? लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़े जा रहा है सर, लेबर बढ़े जा रहा है, इंक्रीज। ऑब्वियसली बिजनेस करने के लिए जब कोई आता है लेबर तो बढ़ाएगा, आएगा ना? हाँ जब सर। ले, है ना, बिजनेस करने के लिए जब कोई आएगा तो धीरे धीरे बिजनेस में लेबर तो बढ़ाएगा, खुद का श्रम भी और बाहर से भी किसी को काम कराने के लिए रखेगा तो वो भी। अब पहले आप एक यूनिट लगाते हो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात। अच्छा लेबर बढ़ने के साथ साथ आपके बिजनेस में जो भी, चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, चाहे आप सैफरॉन प्रोड्यूस करो, चाहे आप लास्ट क्लास की तरह ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करो, या फिर जो भी वट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस, यू कैन प्रोड्यूस। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, व्हाट इज द बिग क्वेश्चन? सर बिग क्वेश्चन है कि जैसे जैसे मेरा लेबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जब लेबर एक है तो मैं टोटल प्रोडक्शन कर रहा हूँ दो। अब इसको सैफरॉन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? लेबर दो है तो आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होके 5 हो गया। अच्छा सर, क्या ये जो टेबल है ये टेबल को रटना है क्या? नहीं सर, कोई भी दो डेटा, एनी टू डेटा पॉइंट्स आपको गिवन रहेगा, कोई भी दो, वहां से बाकी टेबल बन जाएगा।
मतलब अगर लेबर और टीपी पता है तो एपीएमपी कैलकुलेट कर लो और एनालिसिस कर लो, या फिर लेबर दिया रहेगा, मार्जिनल दिया रहेगा, तो टीपी और एनपी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी दो डेटा पॉइंट अगर गिवन रहेगा तो बाकी दो डेटा पॉइंट कैलकुलेशन भी हो जाएगा, एनालिसिस भी हो जाएगा, लेकिन यू नीड एटलीस्ट 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बजट की तरह बना रहे हैं कि मेरे बिजनेस पे लेबर इंक्रीज करेगा तो मैं पहले, अच्छा अब दूसरा सवाल, क्या ये जो डेटा पॉइंट है ये स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट है क्या? मतलब जरूरी है क्या एक लेबर से 2 यूनिट प्रोडक्शन हो? अरे 2 क्या, 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़ भी हो सकता है, डजंट मैटर। आप अपने हिसाब से लो। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये टेबल इज जस्ट एन एग्जाम्पल। हो सके तो आप इसको ही रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बट जो कैरेक्टर है वो फॉलो करना है कि लेबर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहले 1 लेबर के लिए 2, टोटल प्रोडक्शन 2 हो रहा है, कोई भी चीज का, सैफरॉन ही मान के चलते हैं। एक लेबर मानो 2 सैफरॉन प्रोड्यूस करता है, मतलब 2 फूल प्रोड्यूस करते हैं सैफरॉन का जो फ्लावर है। एक 2 लेबर 5, 3 लेबर 9, 4 लेबर 12, 5 लेबर 14, 14, 6 लेबर मिलके 15, 7 लेबर मिलके 15। सर ऐसा क्यों? सर 6 लेबर भी 15, 7 लेबर भी 15, ऐसा क्यों? 8 लेबर देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 बोल रहे हैं। 9 लेबर में 12 हो जाएगा, ऐसा क्यों? एक सर्टेन टाइम के बाद लेबर बढ़ रहा है पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बोलो, क्या लग रहा है आप लोगों को? एक सर्टेन टाइम के बाद लेबर इंक्रीज तो हो रहा है पर प्रोडक्शन क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सर मैक्सिमम लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैक्सिमम उसके बाद एक और लेबर ऐड करेगा तो पर लेबर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पर लेबर का, यहाँ पर पर लेबर का प्रोडक्शन का मैटर नहीं है। तो सही पकड़ा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा एडिशन कर देता हूँ, थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। यू आर नॉट रॉन्ग, बट फिर भी थोड़ा सा मैं एडिशन करता हूँ, तेरे को देख समझ में आ जाएगा। बंगाली में हम लोग एक बात करते हैं, आई डोंट नो आप लोग सुने होगी नहीं, आजकल ये सब मुहावरा बोल सकते हो आप। मुहावरा मतलब समझते हो ना, प्रोवर्ब बोलते हैं ना, मतलब जैसे क्या बोलेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मुहावरा है। बंगाली में हम लोग बोलते हैं, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं डोंट नो, क्योंकि हिंदी इज नॉट माई मदर टंग, बंगाली इज माई मदर टंग, दैट्स व्हाई आई नो इट। कहते हैं सर অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। सुना है आप लोगों ने? जो लोग बंगाली बैकग्राउंड से, दे मस्ट अंडरस्टैंड। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট मतलब समझते हो? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका इंग्लिश है सर, मतलब टू मच ऑफ एनीथिंग, टू मच ऑफ एनीथिंग डिस्ट्रॉय द होल थिंग। समझ रहे सर? मतलब ये मुहावरा नहीं था, इंग्लिश वाला मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे बंगाली वाला पता है। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, গাজন बेसिकली मतलब एक वो शिव जी का एक अनुष्ठान होता है, तो उसमें जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो लोग करते हैं, तो बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जितना जरूरी है उतना जरूरी जरूरी के हिसाब से वहां पर लोग होना चाहिए। ज्यादा होने से वो काम बनेगा नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगा। अगर एक काम करने के लिए 2 आदमी का जरूरत है, अगर 2 की जगह वहां पर 4 लगा दोगे ना, तो जो काम होना था वो भी नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। यही मेन कारण है, एकदम पाती कारण यही है। पाती समझते हो? सिंपल, जरूरत से ज्यादा, मतलब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा अगर मैं स्टाइलिश वे में बोलूं, इकोनॉमिक लैंग्वेज यूज करूं, जैसे बोले कि जैसे जो बात सुबीर ने थोड़ा पकड़ लिया था, वेरी गुड सुबीर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब मानो आप लोग जिस घर में रहते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मानो कि आपका जो घर है, ठीक है, आपका जो रूम है, आपका माता पिता मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि कल से खुद का घर खुद झाड़ू पोछा करना, साफ सुथरा खुद रखना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ,
एक रूम को क्लीन करने के लिए, घर का जो नॉर्मल घर होता है, एक रूम को क्लीन करने के लिए कितना लोगों का जरूरत पड़ेगा? सर एक ही कर सकते हैं। 1 पर्सन एनफ ना? वेरी गुड सर, 1 पर्सन एनफ। अब मानो कि आप लोग 3 भाई बहन घर पे, ठीक है, 3 सिबलिंग्स। अब अगर तीनों मिलके उस रूम को क्लीन करना जाएगा, क्या होगा? क्या होगा सर सर? सही से क्लीनिंग हो ही नहीं, क्लीनिंग भी नहीं होगा। एक के साथ दूसरे का धक्का लगेगा। यस सर, क्लीन भी नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, उल्टा जो काम बनाना था वो काम भी बिगड़ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ये मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल चीज बताया। ऐसा चीज बड़े बड़े फैक्ट्री के केस में भी होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री के केस में, सैफरन प्रोडक्शन के केस में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस में, सर्विस सेक्टर्स में। जैसे आजकल आप लोगों ने सुना है क्या, रिसेंटली अमेरिका में बहुत ज्यादा गूगल वगैरह से ले ऑफ हुआ है। सुना आप लोग? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत लोगों का जॉब गया है सर। सुना है आप लोगों ने? रिसेंट न्यूज है। हाँ सर, सुने हैं सर जी। 12,000 लोग को निकाल दिया। बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया। ठीक है, अच्छा ले ऑफ क्यों किया? सर उनके कोई शेयर या स्टेक होल्डर ने उनको बोला कि आपके यहाँ पे प्रोडक्शन की मतलब थोड़ा ऐसा ऐसे ही कुछ बोला कि प्रोडक्शन वगैरह की आपकी कमी हो रही है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा वगैरह बोल के निकाला गया। मतलब एक मेल किया गया था उनको बेसिकली। हाँ, ऐसा एक नहीं सर, ऐसा बहुत सारा है। ये तो बस खबर मार्केट में फैला गया है। टेक ले ऑफ कॉज हैवोक ऑफ इंडियन वर्कर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बता दूं कि इंडिया के बहुत सारे लोग यूएस में जाके काम करते हैं ना, तो इतना हैवोक टेक ले ऑफ हुआ है रिसेंटली कि जितने लोगों का ले ऑफ हुआ है, जैसे जैसे देखो एक ने लिखा यहाँ पर, इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट से बता रहा हूँ आपको। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन सेड अवेयर 31 who asked to use a pseudonym to protect his identity, मतलब वो अपना नाम को छुपाया है। I know a few people who actually got promoted in October and then were laid off। मतलब प्रमोशन करने के बाद उनको लेड ऑफ कर गया। देयर इज नो काइंड ऑफ फोरसाइट इन दिस थिंग इज कमिंग। तो जिनका ले ऑफ हुआ है वो बता रहे हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ से हुआ है। मेटा मतलब फेसबुक से, गूगल से, अमेजन से। अपएंडिंग द लाइव्स ऑफ फॉरेन वर्कर्स अवेयर हु आर इन द कंट्री वेयर ईच वन भी वीजा जो चाहिए होता है अमेरिका में काम करने के लिए, हाई स्किल्ड ऑक्यूपेशंस को मिलता है, लेकिन जॉब गया है। अब आपको एक चीज बताओ, 60 डे का डेडलाइन है। अगर जॉब नहीं मिलता है ना तो उनको फिर से वापस इंडिया में आना पड़ेगा। तो ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम 700 से 800 लोग हैं सर। मतलब ऐसा शायद 20, 25 या 30 व्हाट्सएप ग्रुप है, और भी ज्यादा होंगे, कम नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी को कहीं से भी जॉब मिलता है तो वो लोग पागल की तरह ढूंढ रहा है, कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए। अब आपको इसमें पॉलिटिक्स नजर आ सकता है, बहुत कुछ आप सोच सकते हो, लेकिन मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक रीजन? देखो यहाँ पर रफ एक दिया है। Indians represented about 75% approved special visa holder petition 2021. According to the US government, and industry estimates suggest they account for about a third of the roughly 2 lakh tech jobs lost in the United States over the last year. 2022 में almost 2 लाख लोगों का जॉब गया है, 2 लाख। Now, what is the main reason? The main reason is कंपनी का जितना जरूरत होता था, वो जरूरत कंपनी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, चाहे गूगल हो, चाहे अमेजन हो, चाहे मेटा हो, मतलब फेसबुक हो, डजेंट मैटर, है तो बिजनेस। अब उनका इकोनॉमिक रीजन क्या है? सर उनको जरूरत नहीं हो रहा है, उनको जरूरत नहीं हो रहा है तो क्यों रखे? आपके घर में अगर कोई काम वाली बाई है, मानो 2 काम वाली बाई है, लेकिन आपका घर का काम काम हो गया, मतलब जो घर पे जो काम वर्कर होते हैं ना, आपको आपका घर का काम काम हो गया। पहले मानो आपका फैमिली बड़ा था, कुछ लोग शिफ्ट हो गए, तो 2 लोग काम करने आते थे, लेकिन अभी एक ही जरूरत है, तो क्या आप फिर भी दोनों को रखोगे? प्लीज टेल मी सर। नो सर, बचत के लिए एक को तो छुड़ा देना पड़ेगा। छुड़ाना पड़ेगा सर, नॉर्मल बात। वही है कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट यही है। जॉब जा रहा है, जॉब जा रहा है, खबर तो देखने को मिल रहा है, वो अलग बात।
कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। मतलब सिंपल है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल से क्या बताना चाहते हैं सर? सर बिजनेस का टोटल प्रोडक्शन एक सर्टेन टाइम में जाके रुक गया है। मतलब आप और कितना भी लेबर बढ़ा दो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी स्टार्टिंग में ये चीज समझ नहीं पाता है। कंपनी को लगता है जब ग्रोथ होता है ना बिजनेस पे, तो कंपनी को क्या लगता है बिजनेस को कि मेरा और बढ़ेगा, और लेबर लो, और लेबर लो। पर धीरे धीरे उनको पता चलता है भाई मार्केट तो सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेशन समझते हो? सैचुरेशन का मतलब समझते हो? सर सैचुरेशन का मतलब होता है जिस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट के बाद, मैं आपको इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जैसे ये देखो क्या लिखा है इस ग्राफ में, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का ही ग्राफ है। क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन पॉइंट? तो सैचुरेशन पॉइंट मतलब पहले बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा था, बिजनेस में अच्छा प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा था, लेबर भी बढ़ रहा है। ये देखो इधर लेबर बढ़े जा रहे हैं, इधर प्रोडक्शन भी बढ़े जा रहा है, देख रहे हैं सर? लेकिन जब लेबर अमाउंट यहां तक पहुंचा, उस टाइम पे जाके प्रोडक्शन लेवल में एक थम्स आ गया है, एक थम्स आ गया है, प्रोडक्शन तो थम्स आ गया है। मतलब आप कितना भी लेबर बढ़ा दो, प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है, उल्टा प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज मार्केट नीड कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत में पड़ेगा। हर बिजनेस को ये चीज देखना पड़ता है। जैसे गूगल ने देख रहा है, अमेजन देख रहा है, इवन इंडियन कंपनी लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, वो भी देख रहे हैं। तो जब बिजनेस सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाते हैं, जब बिजनेस सैचुरेशन लेवल में पहुंच जाते हैं, तब उन्हें लेबर कट करने के बारे में सोचना पड़ता है। यह है प्रैक्टिकलिटी, यह है प्रैक्टिकलिटी। सर मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मैं आपको क्या बोला, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इसका 3 पहलू है, एक स्टैटिस्टिकल, एक ग्राफिकल, और तीसरा प्रैक्टिकल। जो पढ़ रहे हैं उसका वास्तव प्रयोग भी बताएंगे। तो अब फिर से आ जा रहे सर, ठीक है? लेबर बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, पर प्रोडक्शन एक जगह में थम्स आ गया है। ओके, थम्स आ गया। एक गाना सुना आप लोगों ने, पता नहीं कौन सा गाना का लाइन है, बट ऐसा एक लाइन है किसी गाने में, थम्स आ गया। जो भी हो, अब और एक चीज देखो सर, लेबर बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, एवरेज भी तो बढ़ेगा, सिंपल बात है। अच्छा एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? टीपी बाई लेबर, 2 by 1 2, 5 by 2 2.5, 9 by 3 3, 12 by 4 3, 14 by 5 2.8, 15 by 6 2.5, 15 by 7 2.1, 14 by 8 1.7, 12 by 9 1.3। करके देख लो। टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड करो, लेबर से, लेबर की जगह कुछ भी इनपुट हो सकता है, एनी वेरिएबल इनपुट। टोटल प्रोडक्शन को किसी भी वेरिएबल इनपुट से डिवाइड करो, आपको एवरेज मिल जाएगा। सर एमपी कैसे मिलेगा? सर एमपी कैसे मिलता है बोलो, फॉर्मूला क्या है एमपी का? चेंज इन टीपी बाई चेंज इन लेबर या चेंज इन इनपुट। सर प्रोडक्शन लेवल में पहले 2 से 5 हुआ है। हेलो, अब लोग देखो सर कैसे एमपी कैसे मिलेगा। देखो ये सब रटना नहीं है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट है, सब ऑटो कैलकुलेटेड। प्रोडक्शन में चेंजेस देखो, चेंज इन टीपी कैसे मिलेगा? पहले एक यूनिट लेबर कितना चेंज है, 1 से 2 कितने का चेंज है सर? कितना लेबर चेंज हुआ? 1। 2 से 3 कितना लेबर चेंज हुआ? 1। 3 से 4 कितना लेबर चेंज हुआ? 1। 4 से 5 कितना लेबर चेंज हुआ? 1। सर प्रोडक्शन का चेंजेस देखो, 2 से 5, 5 से 9। अच्छा 2 से 5 कितने का चेंज? 3। तो चेंज इन टीपी कितना हो जाएगा? 3। 3 बाई लेबर चेंज कितना है? 1। तो 3 बाई 1 कितना है? 3। अच्छा फर्स्ट वन में 2 क्यों? क्योंकि पहले तो कंपेयर करने का कुछ है नहीं, तो जो मेरा टीपी है वही मेरा एमपी है। फर्स्ट वाले में मेरा कंपैरिजन कुछ नहीं हो सकता, तो विच इज टीपी दैट इज आल्सो एमपी। बट सेकंड वाले में 3 कैसे आया? अच्छा थर्ड वाला भी देख लो, चेंज इन लेबर 2 से 3 1 का,
और इधर 5 से 9 का, तो 5 से 9 का चेंज कितने का, 4 का, तो चेंज इन टीपी कितना, 4, चेंज इन लेबर कितना, 1, तो 4/1 कितना, 4। बोलो सर, एनी प्रॉब्लम विथ कैलकुलेशंस? नो सर। तो इस तरह से कोई भी दो डेटा आपको मिले तो बाकी दो डेटा आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और एग्जाम में आपको इसी तरह का कोई भी डेटा दे सकता है, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया ना तो टीपी कैलकुलेशन कर सकते हो, एपी कैलकुलेशन कर सकते हो, एमपी कैलकुलेशन कर सकते हो, यू कैन डू इट इजीली, बस यू जस्ट नीड टू नो द मेथड, ओके। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस मेथड, बट आपको करना चाहिए। अब सर एक चीज देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करता है, जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करता है तो एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, और मार्जिनल भी बढ़ेगा। स्टार्टिंग में एपी इंक्रीजेस, एमपी आल्सो इंक्रीजेस, तो टीपी तो इंक्रीज करेगा नहीं, लेबर भी तो इंक्रीज ही कर रहा है। लेकिन जब एक सर्टेन टाइम के बाद आप एक चीज देखो, जब लेबर 4 है, टीपी 12 है, एपी 3 में है, एमपी भी 3 में है, तो एक जगह में आके देखो दोनों इक्वल हो गया, मतलब एमपी और एपी दोनों इक्वल हो गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। तो जिस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, जिस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन इक्वल होता है। तो ये स्टार्टिंग बिजनेस का स्टार्टिंग, मतलब शॉर्ट रन बिजनेस में ये स्टार्टिंग लेवल में ये होता है। पहले मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बट स्टार्टिंग में अगर आप चेक करो तो एमपी देखो 2, 3, 4, इधर देखो 2, 2.5, 3, एमपी इज लिटिल बिट ग्रेटर देन एपी, एमपी बड़ा है सर एपी से, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, स्टार्टिंग में ही हो रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद एमपी इक्वल्स टू एपी हो रहा है और एपी मैक्सिमम में है। आई थिंक ये पहला चीज आपको देखने को मिला। हेलो, स्टैटिस्टिकली एनालिसिस देखने को मिल रहा है सर। बोलो सर, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया? यस सर। शॉर्ट रन बिजनेस का पहला सिचुएशन। शॉर्ट रन बिजनेस का सेकंड सिचुएशन क्या होता है वो जरा देखें। अब जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाते हैं ना सर, एवरेज प्रोडक्शन जब अपने मैक्सिमम पॉइंट में होता है, उसके बाद वो गिरना चालू करता है। क्यों गिरेगा? गिरने के पीछे रीजन है कि लेबर बढ़ रहा है, बट एवरेज भी तो गिर रहा है, से टोटल भी तो गिर रहा है, धीरे धीरे गिरा नहीं अभी तक, बढ़ रहा है बट स्लो हो गया, टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे स्लो हो गया, इसलिए एवरेज में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए देखो 3 के बाद 2.8 हो गया, और ये भी अगर एवरेज कम होगा तो मार्जिनल भी कम होगा, एवरेज कम होगा तो मार्जिनल भी कम होगा। तो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ शॉर्ट रन बिजनेस, मार्जिनल एंड एवरेज दोनों ही डिक्रीज करेगा, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7, 1.3, देखो डिक्रीज करना चालू कर दिए। कौन? एवरेज। एवरेज डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल भी 2 से 1, 1 से 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि देखो टीपी और चेंज नहीं हुआ, टीपी मैक्सिमम लेवल में आ गया। तो अगर टीपी मैक्सिमम लेवल में 6 यूनिट लेवल में, 6 यूनिट लेवल में भी टीपी 15 और 7 यूनिट लेवल में भी टीपी 15, मतलब 6 यूनिट लेवल यूज करके 15 सैफरन प्रोडक्शन हो रहा है, 7 यूनिट लेवल में भी 15 सैफरन प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर का जरूरत नहीं है। तो अगर एक्स्ट्रा लेबर लेके मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो रहा है तो क्या एक्स्ट्रा लेबर लगाना चाहिए बिजनेस में? हेलो, अगर एक्स्ट्रा लेबर लेके मेरा बिजनेस में प्रोडक्शन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या एक्स्ट्रा लेबर रखना चाहिए बिजनेस में सैलरी देके? नो सर, नहीं सर। छांटना है, नहीं तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। ये कोई दान दक्षिणा का जगह नहीं है बिजनेस, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये दान दक्षिणा का जगह नहीं। हर्ष डिसीजन लेना पड़ता है, हर्ष डिसीजन लेना पड़ता है। अब आगे देखिए सर, अब सेकेंड स्टेज ऑफ दी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन,
एमपी एपी दोनों गिर रहे हैं, दोनों फॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखें पहले केस में एमपी बड़ा हो रहा था, सेकेंड केस में एपी बड़ा होगा एमपी से। वही हुआ है, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन 2.8 से 2.5 2.1, बट एमपी को देखो 2 से 1 1 से 0 हो गया। तो in the second stage of short term production functions, when AP MP both fall, when AP and MP दोनों गिर रहा है, उस टाइम पे MP जो है वो लेस देन एवरेज प्रोडक्शन होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन लेस देन एवरेज प्रोडक्शन, और टोटल प्रोडक्शन अपने सर्वोच्च पॉइंट में रहेगा, बिजनेस एकदम टॉप पोजीशन पे, 15 हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन विद 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, मतलब सैफरन प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट लेवल में है। Now comes to the last part of the short-term production function. And what happened now? सर जी अब क्या इसमें बोलो सर। लेबर जब 6 से 7 हुआ हाँ तो 6 टीपी 15 था, 7 में भी टीपी 15 क्यों है? मतलब उस टाइम मतलब एक ही टीपी क्यों रहा स्टेबल? मतलब अगर मैं अपने बिजनेस में प्रोडक्शन मतलब लोग बढ़ाऊं तो फिर कम मतलब इमीडिएट क्यों नहीं कम था वो? सर मतलब बात को लेबर समझो, तो इमीडिएट क्यों नहीं कम जाता? आप बात को समझो सर। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में ही दिया, घर घर का एग्जांपल दिया था कि एक घर को साफ रखने के लिए माँ बापा ने आपको बोला, उस घर को साफ करने के लिए एक ही लोगों का जरूरत है। अब 2 लोग काम करोगे तो काम बिगड़ जाएगा या तो बात नहीं बनेगा। अगर मैं बिजनेस को थोड़ा सा आपको इसका पॉइंट को बात करूं, सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। आपने मानो आजकल बड़ा टी स्टॉल खोलने का बड़ा चल रहा है, एमबीए चाय वाला से इंस्पायर होके बहुत सारे लोग चाय का दुकान खोल। चलो आप लोग अगर नहीं देने से अगर शर्माते हो तो मैं ही दे देता हूँ टी का स्टॉल। ध्यान से बात को सुनना। सर मेरे टी स्टॉल में जिस दिन से मैंने ओपन किया, पहला दिन मानो मेरे पास 5 कस्टमर आए, सेकेंड दिन 10, तीसरे दिन 15, 20, ऐसा करते करते डेली का 50 कस्टमर मेरा फिक्स हो गया, मतलब काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया। अब 50 कस्टमर मेरा आ रहा है सर, और स्टार्टिंग में मैंने 2 लोगों को लेके मैं खुद मतलब ओन माई सेल्फ एंड और 2 लेबर को मैं काम पे रखा था। अब मुझे लग रहा है कि 2 लेबर 50 कस्टमर को डेली हैंडल नहीं कर पा रहा है, इतना लोगों का डिमांड फुलफिल करना, चाय के साथ स्नैक्स बहुत सारा चीज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50, कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि 50 से 60 हुआ, बीच में एक दिन ना 50 से 60 कस्टमर हो गया, फिर एक दिन 70 हो गया। फिर हमको क्या लगा पता है, हमको लगा कि 2 लेबर से काम नहीं बनेगा और एक लेबर लेते हैं। समझे बात को? मैंने यही सोचा कि 2 से नहीं बनेगा, 3 लेबर ले लेते हैं। लेकिन सर क्या हुआ पता है, वो जो 60-70 लेबर बना था ना, ये अचानक से किसी कारण से हो गया। ये मेरा एवरेज नहीं था, ये मेरा एवरेज नहीं था। तो मैंने लेबर तो ले लिया, लेकिन फिर से 3 दिन बाद मैं देख रहा हूँ कि वही 50 कस्टमर ही मेरे पास है घुमा फिरा के। अभी जो एक्स्ट्रा 10 बनने के कारण मैंने जो एक्स्ट्रा लेबर ले लिया था, अभी एक्स्ट्रा लेबर से मेरा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं बनेगी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बिजनेस को एक लेवल में आके, चाहे शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन में, उसको ना एक एक लिमिटेशन देखने को मिलता है, उसके आगे वो नहीं चल पाता है। रीजन बहुत कुछ हो सकता है कि जिस क्वालिटी का दुकान है उसमें ऐसा ही होगा, आसपास का लोकेलिटी में पॉपुलेशन, लोगों का इच्छा, बहुत सारा चीज मैटर करता है। बट मे बी एक इस तरह का चाय के दुकान में शायद इतना ही कस्टमर मैक्सिमम, किसी भी बिजनेसमैन को पूछ लो आप, वो उसका बिजनेस में कितना कस्टमर आता है, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है एवरेज में, वो बता सकता है। जैसे फेस्टिव टाइम में थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ता है तो बोल के, जरूरत बढ़ता है बोल के वो शॉर्ट टर्म लेवल लेता है, लेकिन फिर वो शॉर्ट टर्म लेवल को बोल देता है कॉन्ट्रेक्चुअल है, अभी जरूरत के हिसाब से ले रहा हूँ, कुछ दिन बाद तुम लोग को जाना पड़ेगा। वो लोग भी वैसे ही शॉर्ट टर्म में ही काम करता है।
तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि 6 लेबर से मेरा प्रोडक्शन 15, 7 लेबर में भी मेरा प्रोडक्शन लेवल टोटल लेवल 15 में ही रह जाएगा। अब और लेबर में बढ़ा दूं तो अब धीरे धीरे मैं, मुझे लग रहा है लेबर बढ़ेगा, पर मेरा प्रोडक्शन लेवल फिर थोड़ा करेक्शन हो रहा है, 15 से 14 हो जाएगा, 15 से 12 भी हो सकता है, मेरा प्रोडक्शन लेवल गिर भी सकता है। क्या नोकिया का फोन का आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने? क्या बिग बाजार में आपने नहीं देखा? क्या हिंदुस्तान मोटर के एम्बेसडर में नहीं देखा? बड़े बिजनेस पे तो ऐसे ही देखा हमने, छोटा छोटा और बिजनेसेस है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल हो सकता है सर। एक सर्टेन टाइम में आपका टोटल प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाएगा। बोलो सर, हाँ या ना? मतलब नल मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब अगर लेबर हम एक सर्टेन टाइम के बाद अगर लेबर बढ़ाएं तो मतलब वो काम ही नहीं करेगा, उसका यूज ही नहीं होगा। यस सर, तभी तो मतलब छाड़ा एक ये एक शब्द, गूगल। हाँ बोलो। अगर एक शब्द में कहे तो फिर वो नल्ला, मतलब नल्ले वाले आदमी वाले काम हो जाएगा, मतलब वो काम धंधा नहीं करेगा, बस ऐसे ही बैठ के बस बिजनेस का कैपिटल खाएगा। नहीं सर, इसमें लेबर का कोई गलती नहीं है, इसमें तो आपका गलती है। हाँ सर, मतलब वो नल्ला है ना सर जी। वो नल्ला नहीं है, आप नल्ले हो गए सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि फिर वो तो नहीं, वो तो फिर वो लेबर वो तो लेबर ही करेगा, पर आपका वो कस्टमर लेवल नहीं बनेगा तो फिर आपका लेबर से आप नहीं काम करा पाओगे। ये आपका गलत डिसीजन है कि आपको जरूरत नहीं था, एनालिसिस करने में आपने गलती कर दिया। अच्छा। आपको आपको नहीं लेना चाहिए था लेबर। लेकिन मैंने ले लिया, मतलब वो उसका मतलब ले लिए, बट कोई काम नहीं कर रहा है, वो उससे कुछ काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मतलब वो है प्रोडक्ट। कंपनी में, वो कंपनी में तो है, पर आपको उतना डिमांड ही जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा सर जी, आप समझ गया। और ऐसे तो हर बिजनेस को ऐसा चीज होता है, पहले स्टार्टिंग में बहुत देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे अगर वो उसको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब थोड़ा पैसा आने से एक ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच खोलेंगे, तीसरा ब्रांच नहीं चौथा ब्रांच खोलेंगे। अरे भाई, ब्रांच खोलने से नहीं चलता है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, देखो कितना ब्रांच खोल दिया, क्या चल रहा है। अरे थोड़ा रुको, देखो, थोड़ा समय दो, फिर पता चलेगा कितना चला और कितना नहीं चला। हम लोग ज्यादातर केस में नॉर्मल लोग देख के लगता है, अरे भाई एक नहीं दो दुकान, दो नहीं तीन दुकान, अरे तीन नहीं चार दुकान खोलूंगा। अरे रुको जरा, देखो थोड़ा, हो क्या रहा है। बिजनेसमैन अच्छा कई कबार सक्सेसफुल हो जाते हैं जेन्युइनली, बट मैक्सिमम केस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसके पीछे रीजन ये है कि हड़बड़ कर लेते हैं, वो जरूरत से ज्यादा ग्रिडी हो जाते हैं, उनको उनका एनालिसिस टू मच हो जाता है। ऐसा हर इंसान से होता है। और एंटरप्रेन्योर्स तो थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो ज्यादा पॉजिटिव में भी कई बार गलती हो जाता है, ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है। बिग ब्रदर कितना अच्छा चल रहा था सर, क्या जरूरत था इतना ब्रांच बढ़ाने का? एक सिटी में अगर 4 बिग बाजार था तो 4 ही रहने देते, 4 की जगह 14 बिग बाजार बनाने का क्या जरूरत था? हमारे सिर्फ, अगर मैं सिर्फ वीआईपी रोड का बात करूं, मतलब दमदम एयरपोर्ट से लेकर उल्टा डांगा के बीच में 2 बिग बाजार है, 5 किलोमीटर रेंज में 2 बिग बाजार क्या करेगा? दो नहीं, तीन, 3 बिग बाजार है सिटी सेंटर में, मोस्ट प्रोबेबली था। एक आपका रघुनाथपुर में था, मतलब बागुएटी में, और एक आपका लेक टाउन श्रीभूमि के वहां पर। 5 किलोमीटर के रेंज में तीन तीन बिग बाजार क्या कर रहा है? अब एक को प्रॉपरली कंट्रोल कर लेते। हेलो, समझा सर जी, समझ गया। समझ रहे हो सर? अब देखो, ये बिग बाजार ने गलती किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा है हाँ सर सही बोल रहा है। लेकिन अगर बिग बाजार का गलती नहीं पता होता तो शायद आप बोलते नहीं नहीं सर, बिजनेस अच्छा जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ाएगा वो। नहीं सर, बात बढ़ाने में दिक्कत नहीं है, कैसे मैनेज कर रहे हो आप, जरूरत के हिसाब से कितना लेबर लगा रहे हो, कितना कैपिटल लगा रहे हो। पैसा आ रहा है, अच्छा बात है, पर टू मच सोच लेते हैं ना, ये भी खराब है सर। टू मच भी नहीं सोचना चाहिए।
ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, कंट्रोल, ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ग्रीडी और बिजनेसमैन में फर्क होता है। ग्रीडी मतलब आप लोभ कर रहे हो, और लोभ से गलत एनालिसिस होता है। और अगर आप बिजनेस में सच में सोचते हो तो लोभ नहीं है, वो सच में बिजनेस है। आपका एनालिसिस क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। छोटा से छोटा पान वाला भी कहीं कभार सही डिसीजन लेते हैं, बड़ा से बड़ा बिजनेस मैग्नेट गलत हो जाते हैं। मजाक नहीं कर रहे सर, छोटा से छोटा पान वाला भी सही डिसीजन लेते हैं, बड़ा से बड़ा बिजनेस मैग्नेट फेलियर हो जाते हैं। अनिल अंबानी को देख लो, अब बात क्या है सर, लास्ट स्टेज ऑफ दी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्शन ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। स्टार्टिंग लास्ट लेवल में क्या होता है, टीपी अब धीरे धीरे गिरने लगेगा। एवरेज प्रोडक्शन तो गिरना चालू हो ही गया था, पर मार्जिनल अब धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब और कुछ नहीं, क्यों नेगेटिव, आप लेबर तो बढ़ा जा रहे हो पर आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ने की जगह कम हो जा रहा है, जैसे नोकिया में हुआ था। हेलो, बात समझ में आए क्यों नेगेटिव? बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट स्टेज में क्या हुआ, आपका एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा रहेगा। यस, दोनों ही डिक्रीज करेगा। यस, बट इस केस में अब एक उल्टा चीज होगा, टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज करेगा। मतलब एक चीज यहाँ से कॉमन है, जब जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव में चला जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज करता रहेगा, टोटल प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाएगा। तो क्या कॉमन पॉइंट निकल रहा है, इफ एमपी नेगेटिव, इफ एमपी इज नेगेटिव देन टीपी डिक्रीज करना चालू हो जाएगा। सर एवरेज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसको अगर ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो कितना सिंपली ग्राफिकल प्लॉट हो जाएगा सर। इस ग्राफ को ग्राफिकल प्लॉट करें। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो सिर्फ एपी और एमपी है, दिस इज जस्ट एपी एमपी। मैं आपको एपी एमपी टीपी एक साथ दिखा देता हूं ना। हेलो, तीनों ग्राफ को एक साथ देख लो। लेबर बढ़ रहा है, लेबर इंक्रीज करते जाओ, दिस इज द लेबर एरिया। लेबर इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन सभी इंक्रीज करेगा। हेलो, ये सर नो सर, आप लोग हाँ कनेक्टेड है ना। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन जो डॉट डॉट पॉइंट में है वो भी बढ़ेगा, और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल से नीचे होते हैं, मार्जिनल हाई रेंज में चलते हैं। सबसे ऊपर तो टीपी रहेगा, बिकॉज एमपी प्लस एपी इक्वल्स टू टीपी है ना, सबसे ऊपर टीपी जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से हाई रेंज में रहेगा। मैं हम लोग कैरेक्टर पढ़ के आए सर, है ना, ऐसा क्यों होता है हमने देखा, स्टैटिस्टिकली भी देखा। अब स्टेज 1 में तीनों इंक्रीजेस है, टीपी इंक्रीजेस, एमपी इंक्रीजेस, एपी आल्सो इंक्रीजेस। अब एक सर्टेन टाइम के बाद जब टोटल प्रोडक्शन में एक चेंजेस आता है, लेकिन ये चेंजेस टोटल के कारण नहीं आता है, ये चेंजेस एवरेज के कारण आता है। एक स्टेज में एवरेज अपना हाईएस्ट पॉइंट में रहेगा, एवरेज हाईएस्ट हो जाएगा, सॉरी मार्जिनल हाईएस्ट हो जाएगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल दिखाता हूँ, यही स्टैटिस्टिक्स है सर, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। ये देखो, एपी मैक्सिमम एंड एमपी इक्वल्स टू एपी, जिस पॉइंट में एपी और एमपी दोनों इक्वल लेवल में आ जाते हैं, उस पॉइंट में टीपी इंक्रीज स्टेज में होते हैं। बट ये टीपी के लिए थोड़ा सोचने वाला बात होता है, ये टोटल प्रोडक्शन लेवल के लिए थोड़ा सोचने वाला बात होता है। मतलब चाहे आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आपका ये वाला पॉइंट देखिए सर, एवरेज प्रोडक्शन
हाईएस्ट लेवल, और मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर से नीचे की तरफ एवरेज मार्जिनल को काट रहा है, मार्जिनल एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है, ठीक है, अब पॉइंट से कट रहा है, ध्यान से देखना, मार्जिनल जो एवरेज को काट रहा है ऊपर से काट रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में एवरेज और एपी, एपी इक्वल्स टू एमपी होता है, और जिस पॉइंट में एपी और एमपी इक्वल होता है उस पॉइंट पे टीपी में भी एक थोड़ा सा, मतलब प्रोडक्शन लेवल में थोड़ा सा देखो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ है, इन्फ्लेशन नहीं, दिस इज अ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब थोड़ा सा टार्न लिया है सर, देखो जरा ठीक से देखो ग्राफ को समझ जाओगे, टोटल प्रोडक्शन में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया है, मतलब अब बिजनेस कुछ कहना चाहता है, मतलब या तो कुछ सोचो, कुछ प्रोडक्शन लेवल में चेंजेस करो, या फिर थोड़ा संभाल के चलो, इतना कहना चाहता है। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्शन धीरे 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 गिरने लगेगा, मार्जिनल भी धीरे 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 गिरने लगेगा, टोटल भी बढ़ेगा पर स्लो हो जाएगी, टोटल भी बढ़ेगा पर स्लो हो जाएगा। और फिर एक पॉइंट के बाद जिस पॉइंट में मार्जिनल जीरो क्रॉस करके, ये जीरो पॉइंट है ना ग्राफ का, मार्जिनल जीरो क्रॉस करके नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन भी अपने हाईएस्ट लेवल अचीव कर लेगा, एवरेज प्रोडक्शन और गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन इस बार एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा रहेगा, टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल में रहेगा। दिस इज द लास्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज था। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, स्टेज थ्री में, स्टेज थ्री में टोटल प्रोडक्शन फॉल करेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, फॉल करेगा। लेबर आप बढ़ाओगे, लेबर बढ़ा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, पर आपका प्रोडक्शन लेवल चुनौती दे दिया है, या तो मशीन का कैपेसिटी स्लो हो गया है, मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप लेबर बढ़ा रहे हो पर आपका मशीन और काम नहीं कर सकता, आपके पास जमीन नहीं है, लैंड एरिया छोटा पड़ गया आपका, ये भी तो हो सकता है। तो या तो मशीन कैपेसिटी खराब हो गया, लैंड खराब हो गया, मतलब लैंड नहीं है और आपके पास, तो ज्यादा लेबर लगा सकते हो पर सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गए, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल। और इस बार क्या होगा, क्योंकि आपका सैचुरेशन पॉइंट में आ गए, अब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन फॉल करेगा। अच्छा, एवरेज कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, एवरेज नेगेटिव नहीं, मार्जिनल नेगेटिव होता है। टोटल प्रोडक्शन भी फॉल करेगा, एवरेज भी फॉल करेगा, पर मार्जिनल फॉल तो करेगा, नेगेटिव में भी जा सकता है। हाँ, अगर आप मार्जिनल को नेगेटिव जाने से बचा सकते हो तो बिजनेस लॉस को बचा सकते हो। बिजनेस अगर ऐसा ज्यादा दिन तक नेगेटिव मार्जिनल में रहे तो बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है। और ये जो मैंने आपको समझाया ग्राफिकली, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया, टीपी एमपी एपी का रिलेशन बताया, ये क्या बताया बोलो तो? इसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हर एक बिजनेस को शॉर्ट रन लेवल में जब एक फैक्टर फिक्स होते हैं, बाकी वेरिएबल हो सकता है, बाकी वेरिएबल हो सकता है, इन द शॉर्ट रन production function, as more and more units of variable factor are combined with same quantity of fixed factor, total product first increases at an increasing rate, then at diminishing rate, and finally starts diminishing. Total product पहले increase करेगा high rate में, फिर slow rate में, फिर धीरे धीरे total production भी गिर जाएगा। Marginal product भी पहले rise करेगा, then धीरे धीरे diminish करेगा। इसी को law of variable proportions कहते हैं, या फिर इसका और एक नाम है law of return to a factor. It is a short run concept. बड़े बड़े बिजनेस के केस में 5 साल का टाइम पीरियड को शॉर्ट रन माना जाता है, छोटा मोटा बिजनेस के केस में 1 ईयर टाइम पीरियड या 2 ईयर टाइम पीरियड को शॉर्ट रन कहा जाता है। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि शॉर्ट रन का मतलब क्या होगा। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा फैक्ट्री, तो 5 साल कम से कम समय देना चाहिए उनको। छोटा बिजनेस कम से कम 1-2 साल तो टाइम देना चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो ये शॉर्ट रन लेवल में ऐसा होता है। उसका मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी बताया, उसका मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी दिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है वो भी बताया, सैचुरेशन पॉइंट है वो भी बताया, तीनों स्टेज में क्या होता है वो भी दिखाया, एपी एमपी एंड टीपी का रिलेशनशिप भी दिखाया। कोई डाउट है सर? हेलो, क्या कोई डाउट है सर? बोलो। असीमान, मैनी, सुबीर, समझ में आया ना? यस सर।
ए नॉयनी असीमा समझ में आ रहा है आप लोगों को? है सर। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास मैं बाकी डिस्कशंस करूंगा प्रोडक्शन लेवल में ही, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे सर, धीरे धीरे बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, फिर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फिर आपको मैं आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, ये सब बात करेंगे सर, ठीक है। ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ बोलेंगे। आप लोगों के पास नोट्स है तो आप लोग ना एक काम जरूर करें, आप ग्राफ को प्रैक्टिस करें अच्छे से, ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करें और टेबल बना के स्टैटिस्टिक्स को भी सॉल्व करें, अपना नोट बनाएं और नोट्स के पीछे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसे भी प्रैक्टिस करें। इंस्टीट्यूट का जो मैट है आपके पास, उससे भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इतना करने से आपका अच्छा रिजल्ट होगा। मैं तो कहता हूँ इकोनॉमिक्स से आपको आउट ऑफ 100 80+4 करना चाहिए कम से कम। नेगेटिव मार्किंग है, ये आई नो, बट फिर भी अच्छा रिजल्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर होगा सर। और अच्छा स्कोर होने का एक फायदा क्या है बोलो तो इकोनॉमिक्स में, हाँ ना है नहीं, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका मानो थोड़ा वीकनेस है, अगर किसी को मैथ्स में वीकनेस है तो फिर मानो किसी को थोड़ा सा लॉ में वीकनेस है, तो 40+ मानो आपने लॉ में लिया, इकोनॉमिक्स में आपको 70+ 80+4 आया, ठीक है, तो आपको एडजस्ट हो जाता है ना टोटल में। दुपट्टा बोझा गा लो, मतलब टोटल आप लोगों का कितना मार्क्स है, टोटल 400 है। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स उठा लेते हो, किसी और मानो 2 सब्जेक्ट में 40 आता है, 45 आता है, तो बाकी 2 सब्जेक्ट में 70+ लाओ ना सर, तो एडजस्ट हो जाता है। तो जितना हो सकता है मार्क्स कैरी करने का कोशिश करो सर, प्रैक्टिस बढ़ाओ और अच्छा रिजल्ट करो। आप भी खुश, मैं भी खुश, मैम भी खुश, माँ बाबा भी खुश, और रिलेटिव जल जाएगा, जलने दो। ठीक है सर, आज इतना ही है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सुबीर, ओके नानी, ओके असीम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टाटा।